अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो लिसनर्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, ये दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, आफ़ियत से हैं और इनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो मैंने कुछ थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि माइक को सामने रखूँ, तो आज मैंने माइक अपने बराबर में लगा लिया है ताकि आप लोगों को और बेहतर वॉइस क्वालिटी मिल सके। तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं, बता दूं कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे रोज़ाना अपने लिसनर्स के लिए कोई ना कोई हॉरर स्टोरी शेयर की जाती है। तो अगर आप में से किसी ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ साथ अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहें तो आप लिखने के बाद मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने अंदाज में स्टोरी को बयान कर सकूं और इस स्टोरी के आखिर में व्हाट्सएप नंबर शेयर किया जाएगा। आपकी जो भी थॉट्स हैं, जो भी स्टोरीज़ हैं, वो ज़रूर शेयर करें। और बाकी ये जो वीडियो है इस पर कमेंट ज़रूर करें और ख़ास तौर पे वॉइस के हवाले से कोई ना कोई फीडबैक दें। चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर होती हैं। तो कुछ हमारे कमेंट्स थे, कुछ हमारे दोस्तों ने हमें कमेंट्स भेजे थे, जैसे फ़रहान भाई मौसमियात से। फ़रहान भाई शुक्रिया। मिस गुल है, शुक्रिया आपका। आसिफ खान साहब हैं, समीना अकरम साहिब हैं, मोहम्मद अदील साहब हैं। इनकी कहानी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ भी। और इसके अलावा सलीम तिरमिज़ी साहब हैं, काशफा साहिबा हैं, इब्तिहाज आलम साहब हैं, बहुत शुक्रिया इब्तिहाज भाई, वेलकम टू माय चैनल। ख्वाजा बिलाल साहब हैं, हारून नज़ीर साहब हैं, सनी भाई हैं, आमिर खान काकड़, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम। सबा अली साहिबा हैं, तस्लीम कौसर साहिबा हैं, और टीपू सुल्तान भाई हैं, नबीला ज़िशान हैं, मिस सुरूज हैं, और नाजिया असलम है, यासिर भाई हैं, यासिर भाई बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मिस हुमैरा है। अगर किसी का नाम रह गया हो तो उसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ। और इससे पहले हम आज की बहुत ही हॉरिफिक कहानी की तरफ बढ़ें तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन करा दूँ कि हमारे एक रेगुलर कमेंट करने वाले हैं मोहम्मद अदील साहब। ये बेसिकली जो कहानी है ये उनकी दादी, उनके दादा के दौर की कहानी है। और ये बताते हैं कि पंजाब के अंदर एक जगह है, एक शहर है अटक। अटक से कुछ फासले पे एक गांव है जिसे शमसाबाद शाहपुर कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा विलेज है और ये उस विलेज की कहानी है। और ये अब से तकरीबन कह सकते हैं कि 50-60 साल पुरानी कहानी है। ये किस्सा, ये कहानी इनकी दादी के साथ पेश आई थी। अब आपको पता है कि अगर आप 50-60 साल पुरानी बात करें तो उस दौर के अंदर जो गांव थे वो और मज़ीद छोटे थे। आज भी ये जो गांव है, जिस गांव का जिक्र कर रहे हैं, ये एक छोटा सा गांव है। और उस दौर में जो गांव के घर बने होते थे तो उसमें कुछ ऐसा होता था, दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं होती थी। अब इनके जो दादा दादी थे उनके 3 बच्चे थे। इनके अबू थे, यानी सबसे बड़े बच्चे, और 2 लड़के और थे। तो बहुत मुख्तसर सी फैमिली थी, स्मॉल फैमिली कह सकते हैं आप। और ये जो फैमिली थी, $1 मिलियन बात ये थी कि बहुत दीनदार लोग थे और दीनदार लोग हैं माशाल्लाह। और दीन के बहुत करीब होने के साथ साथ इनके दिल में रहम दिली थी, लोगों का ख्याल करना, लोगों से प्यार करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये बताते हैं कि जो मेरी दादी थी उनको आपा के नाम से पुकारा जाता था और गांव वाले इनको आपा जी कहा करते थे। इसके अलावा दादा का जिक्र करते हैं कि दादा इनके मस्जिद के इमाम थे। और मतलब अक्सर ऐसा होता था कि मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ाया करते थे। वैसे वो एक मेहनत कश आदमी थे, खेतों में जाके मेहनत मजदूरी करते, जैसे किसान करता है, मजदूरी करते, बहुत सारे काम करते, बस ये कि बच्चों को हलाल खिलाते थे।
अच्छा, इनके घर में गाय भी मौजूद थी, और ये जो गाय थी तो इनकी दादी उस गाय का दूध वगैरह धो के आमदनी का एक ज़रिया बन जाता था। अपने घर की ज़रूरत भी पूरी करती थी, और जो एक्स्ट्रा दूध होता था उसको सेल किया जाता था। अगर आप समझ लें कि जो हमारे गांव होते हैं, जितने शरीफ लोग होते हैं और जितने लॉयल ईमानदार लोग होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लोगों के गम में शामिल होना, बिल्कुल वही सिचुएशन थी। गांव में एक दूसरे को सब जानते थे, यानी गांव की जितनी भी आबादी थी, जितने भी लोग थे, सारे बच्चे, ख़वातीन, मर्द एक दूसरे से वाकिफ़ थे। अच्छा, ये जो फैमिली थी, इस फैमिली में हुफ़ाज़ भी मौजूद थे, यानी कुछ लोगों ने हिफ्ज़ किया हुआ था। और ये बताते हैं कि ओवरऑल फैमिली की बात की जाए तो हमारे घर के अंदर, वो जो हमारे दादा दादी का घर था, वहाँ पे शुरू से ही एक जन्नात का सिलसिला था। वो हमें पता था, सबको पता था जन्नात रहते हैं, और ना सिर्फ जन्नात रहते हैं बल्कि नेक जन्नात रहते हैं। और इसके अलावा एक बुज़ुर्ग भी अक्सर चलते फिरते एक कमरे से निकलते दूसरे कमरे में चले आते, गायब हो जाते। कभी यहाँ से निकलते सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाके गायब हो जाते। तो एक बुज़ुर्ग थे जो कि सफ़ेद कलर के लिबास में, जैसे कि एक बारिशी वाला लिबास होता है, और आपने देखा होगा वो बुज़ुर्ग होते हैं, एक बड़ी दाढ़ी होती है, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तस्बीह हाथ में होती है, तो ऐसे बुज़ुर्ग नज़र आया करते थे। बहरहाल ये जो किस्सा है, जिस किस्से की तरफ हम आना चाह रहे हैं, तो अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दें, फिर हम बताते हैं किस्सा क्या था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब इनके जो सबसे छोटे चाचू थे, उनकी विलादत हुई, तो आपको पता है कि घरेलू सिस्टम होता है, और जो विलादत वगैरह होती है उसमें एक फैमिली जो तरीक़ेकार हुआ करता था उस दौर में, दाई वगैरह सब चलता था इस तरह का। तो जब उनकी विलादत हो गई तो इनकी दादी की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, ख़राब थी कुछ। तो यह तय हुआ कि वो कुछ अरसे तक आराम करेंगी। अच्छा, जब इनके सबसे छोटे चचा की विलादत हुई तो उसके 10-15-20 दिन बाद इनके मामू की शादी, यानी जो दादी थी उनके भाई की शादी शेड्यूल्ड थी। अब क्योंकि इनकी तबीयत नासाज थी, और नया नया इनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, तो शादी भी इम्पॉर्टेंट थी, तो ये जा नहीं सकती थी। लेकिन ये हुआ कि दादा और बाकी जो भी फैमिली थी, तो सारी की सारी फैमिली लाहौर में उस शादी को अटेंड करने के लिए चली गई। अब इस घर के अंदर दादी मौजूद थी, दादी के अलावा छोटे चचा जिनकी पैदाइश हुई थी वो मौजूद थे। बस ये दो लोग थे। एक ठीक है पुराना घर बना हुआ था, इतनी ऊंची दीवारें नहीं थी और गुरबत थी, लेकिन एक बड़ा घर था। अच्छा, अब ऐसा होता था कि जब ये लाहौर चले गए थे तो जाहिर सी बात है लाहौर जाना आना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, कम से कम भी 2-4 दिन 6 दिन का पैकेज था, और शादी भी इम्पॉर्टेंट थी। तो इनकी अम्मी ने ही कहा था, यानी इनकी दादी ने ही कहा था कि आप चले जाएं, अब मैं इस बच्चे को संभाल लूँगी। तो अब इनकी दादी जो है, ऐसा होता था कि जब रात को सोने का टाइम आता तो सहन के अंदर पलंग मौजूद होता था, तो ये पलंग वहाँ पे डालती थी और वहाँ पलंग डाल के सोती थी। तो वैसे ही एक चाँद की शायद 14 तारीख़ थी, चांदनी रात थी, यानी कि चाँद की रोशनी मौजूद थी, और दादी बताती है कि मैंने पलंग डाला और मेरा जो नौमौलूद बच्चा था उसको मैं लेके लेट गई। खैर कुछ देर लेटी रही, ऐसा ऐसा करके बच्चा भी सो गया, फिर इनकी भी आंख लग गई। अच्छा, अब दादी बताती है कि जब मेरी आंख लगी और मुश्किल से आधा एक घंटा गुजरा होगा तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा पलंग है उस पलंग को किसी ने बाकायदा झंझोड़ा है। अच्छा, पहले ऐसा एहसास हुआ, मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। फिर मैंने आंखें बंद की, दोबारा सोने लगी। मुश्किल से 10-15 मिनट लगी होगी, मतलब आंख लगी होगी 10-15 मिनट, और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे पलंग को आगे पीछे कर रहा है कोई बार बार। अब आप सो रहे हो और एकदम से आपका बेड या पलंग हिलना शुरू हो जाए
तो मेरे जैसा बंदा तो ये समझेगा कि दलदला आ गया है। और ये ऐसा हो भी चुका है कि जब मैं बैरून मुल्क था तो वहाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं सो रहा था और पलंग हिलना शुरू हो गया था। खैर, ये दादी बताती हैं कि जब पलंग हिलना शुरू हुआ तो मैं उठ के बैठी, और जब मैं उठ के बैठी तो मेरे सामने सहन था और चाँद मौजूद था, चाँद की रोशनी थी। तो मेरे पाँव की तरफ और दीवार से पहले, यानी मेरे पाँव और दीवार के दरमियान जो हिस्सा मौजूद था, वहाँ पे ऐसा लगा कि चाँद की रोशनी में कोई खड़ा हुआ है। अब क्योंकि जो चाँद की रोशनी थी वो उस तरफ से इधर आ रही थी, तो क्लियरली पता चल रहा था कि जो भी खड़ा हुआ है वो चाँद की रोशनी में खड़ा हुआ है और उसका शेड दादी के ऊपर पड़ रहा है। अब जब आप सो के उठें, आपके सामने चाँद मौजूद हो या रोशनी मौजूद हो, तो आपको सिर्फ शेडो जो होता है वो नज़र आता है, लेकिन क्लियर नहीं होता कि भाई ये कौन है। तो वैसे ही उनको ऐसा लगा कि जैसे एक औरत का वजूद है, जैसे कि औरतों के कपड़े होते हैं, दुपट्टा, साड़ी वगैरह, घूंघट, इस तरह का कोई सूट पहना हुआ है और सर के ऊपर एक कोई पोटली रखी हुई है। एक औरत है जो पोटली यूँ लेके खड़ी हुई है, उसने एक हाथ से पोटली को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से घूंघट अपना आधा चेहरे के सामने यूँ किया हुआ है, जैसे गांव की औरतें अपना शर्म का इजहार करती हैं या अपनी जो भी एक अदब होता है उस तरह से अपना आधा चेहरा छुपाती हैं। तो दादी ने देखा कि यार ये औरत खड़ी हुई है और इसने घूंघट के ज़रिए अपना आधा चेहरा यूँ छुपाया हुआ है, जैसे दांतों में थोड़ा सा दुपट्टा पकड़ा हुआ हो, और एक हाथ से उसने पोटली पकड़ी हुई है। अब मैं उसके चेहरे पे गौर कर रही हूँ, बहुत एक्स्ट्रा वाइट चेहरा है, बहुत ही गोरी सी है, लेकिन ये उन औरतों में से नहीं है जो औरतें मेरे गांव के अंदर रहा करती हैं। यानी ये जो भी औरत थी ये कम से कम गांव की नहीं थी। अब दादी बताती है कि मैंने ऊपर से नीचे तक उसको देखा। उसका जो लिबास था वो बहुत ही पुराना बोसीदा लिबास था और क़दीम वक्तों का, यानी उस दौर से भी गए वक्तों का लिबास था। यानी उस दौर में भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही क़दीम लिबास पहना हुआ है, और सामने खड़ी हुई है और कुछ अजीब तरीके से ऐसे करके दादी को देख रही है। अब दादी को थोड़ा सा अंदाज़ा तो हुआ कि यार ये चांदनी रात है और दरवाजे चारों तरफ से बंद हैं, हालांकि दीवारें इतनी ऊंची नहीं हैं, लेकिन औरत ज़ात तो कूद के नहीं आएगी। अब दादी बताती है कि मैंने आंखें बंद की और दोबारा से खोली। मेरे जहन में यही मौजूद था कि शायद 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 ऐसा हो कि मेरा वहम हो, मैं आंखें बंद करके खोलूँ वो ना हो। लेकिन जब मैंने आंखें बंद की और फिर खोली तो मैंने देखा कि वो सामने ही खड़ी हुई है। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये यकीनन कोई ऐसी मखलूक है जो कि इंसान नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जब देखा, उसके पाँव को बगौर देखा, उसके पाँव भी कुछ अजीब लगे, जैसे कि मुड़े हुए या उल्टे पाँव हों। खैर, अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि भाई ये चांदनी रात में कोई इस तरह की मखलूक, हवाई मखलूक या चुड़ैल मेरे सामने आके खड़ी हो चुकी है। अब क्योंकि एक दीनदार घराना था, कुरानी आयतें, सूरतें वगैरह वैसी याद थी, कुछ शुफ़ाज़ भी मौजूद थे माशाल्लाह, तो इन्होंने आंखें बंद की। अब दादी बताती है मैंने आंखें बंद की और जो कुरानी आयत मुझे याद थी या जो कुछ मेरे जहन में आ रहा था मैंने रिसाइट करना शुरू किया। मैं आंखें बंद करके मुसलसल तिलावत कर रही हूँ। और मेरा ख़्याल है कि मैंने 2-3 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद जब आँख खोली तो वो जो औरत थी वो गायब हो चुकी थी। ना ही दरवाज़ा खुला, ना ही कोई चलने की आवाज़ आई, ना ही कोई एहसास हुआ। बस इतना पता था कि यहाँ से वो जा चुकी है। यानी जिस तरह वो आई थी वैसे ही वो चली गई। अच्छा, बात ये थी कि अब शादी तो चल रही थी, जैसे तैसे रात तो गुजरी। अब उनके जो आने के इम्कानात थे, जाहिर सी बात है, मोबाइल कम्युनिकेशन ये सब इतना आसान नहीं था और ना होने के बराबर था। मोबाइल तो खैर थे ही नहीं, PTCL वगैरह शायद हो तो हो उस दौर में, मेरा नहीं ख्याल कि अब से 50-60 साल पहले वो भी होगा। करेक्शन कर दें अगर किसी को पता हो। तो अब दिन यहाँ गुजारने थे और यही घर था, यही सहन था, एतराफ़ में गांव का माहौल था, खेत मौजूद थे, झाड़ियाँ थीं, जंगलात थे।
तो दादी ने ये बेहतर समझा कि जो बराबर वाला गांव है, उस गांव के अंदर उनका एक भांजा रहा करता है, तो बेहतर ये है कि वहाँ से उस भांजे को बुला लिया जाए और वो भांजा जो है वो दादी के साथ रहे जब तक कि इनके शौहर यानी दादा और बच्चे वापस ना आ जाएं। खैर ऐसा ही हुआ कि दादी ने फिर बराबर वाले गांव से अपने किसी भांजे को बुलाया जो कि शायद शादी में नहीं गया होगा, तो उसको बुला लिया और उसको अपने साथ रखा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता कि रात के औकात में पलंग एक जगह रखा जाता, वहाँ पे सोते और रात में ही महसूस होता जैसे पलंग को कोई खिसका रहा है, कोई खींच रहा है। कभी ऐसा लगता किसी ने हवा में उठा लिया है और कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे पलंग को उठा के दूसरी जगह रखा जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने सहन में किसी दरवाजे के साथ सोए हैं। जब आप सोए हैं, आप होशो हवास में, आपको पता है मैं कहाँ लेटा हूँ, लेकिन जब आपकी आँख खुल रही है तो आप कहाँ पे हैं? सहन के बाहर, गैलरी में, कहीं और, किसी कमरे के सामने, इवन कभी कभी तो गेट के साथ। तो ये एक ऐसा घर था जहाँ पे कोई भी बुराई आने वाली होती, कुछ गलत होने वाला होता, तो जो नेक जन्नात थे वो किसी भी तरह इंटीमेट करते या इनको आगाह करते या इनको जगाते। जैसे कि शायद उस रात हुआ था जब वो चुड़ैल या वो जो भी एक बुरी मखलूक थी जो कि चांदनी रात में दादी के पास आके खड़ी हुई थी, तो उस वक्त भी इनको उठा दिया गया था जैसे पलंग हिला के या किसी भी तरीके से। इनका ये ख्याल है क्योंकि हो सकता है वो जो मखलूक थी जो कि वहाँ पे मौजूद थी, तो वैसे भी कहा जाता है कि चांदनी रात में आपको खुले आसमान तले या समंदर की तरफ या ऐसी जगहों पे जाने से परहेज़ करना चाहिए जो कि ओपन एरिया हो सकता है ऐसा हो जाता है कि ये जो चांदनी रात थी, जिस रात वो चुड़ैल इनके घर में आई थी, तो वो अपने साथ उस बच्चे को ले जाती, उस बच्चे को या दादी को कोई नुकसान पहुंचाती। तो अक्सर ऐसा होता था कि जो भी कोई ख़तरा आता, कोई परेशानी आती, कोई भी मुसीबत आती, तो जन्नात इनके घर में इन लोगों की मदद किया करते। ख़ास तौर पे वो जो बुज़ुर्ग थे वो इशारा देते। अच्छा, आज भी ये बताते हैं कि इनका घर मौजूद है और आज भी इस तरह के मामलात, वाक़यात, मतलब जन्नात की मौजूदगी का एहसास हुआ करता है। तो गैस हमारे सराउंडेड जो भी एरियाज़ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे मेरे वो लिसनर जो गांव में होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप गांव में रहा करते हैं और गांव में मेरी स्टोरीज़ को सुनते हैं, तो आपके गांव में कोई अगर ऐसी जगह है, ऐसा घर है और ऐसी कोई मखलूक के बारे में कोई बातें मशहूर हैं, तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। कोई शर्म, कोई झिझक, किसी मसले की बात नहीं है। हर कोई स्टोरी टेलर नहीं होता, तो परेशान ना हो। अपनी आवाज़ में टूटी फूटी जैसे भी आप समझाना चाह रहे हैं, मुझे अपनी स्टोरी को शेयर करें। अगर मुझे लगता है कि प्रेजेंटेबल है और कोई मसले की बात नहीं है तो मैं शेयर करूँगा, और अगर मुझे लगता है कि कुछ बेहतर करके इसको प्रेजेंट करना है तो मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर दूँगा। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है और ये एक ऐसा चैनल है जिसमें रोज़ाना खौफनाक किस्से, खौफनाक कहानियाँ सुनाई जाती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे स्टोरीज़ आएंगी, तो इसको हम और मज़ीद ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि माशाल्लाह मुझे रोज़ाना 2-3 स्टोरीज़ लोग भेज रहे हैं और वो एक साथ शेयर नहीं हो सकती। तो अगर किसी की स्टोरी प्ले नहीं हुई है तो वो ये ना समझे कि भाई मेरी स्टोरी प्ले नहीं कर रहे। हर स्टोरी इम्पॉर्टेंट है, हर किस्सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये किस्सों का चैनल है, ये खौफनाक कहानियों विच स्टोरीज़ का चैनल है। बाकी मुझे एक चीज़ आपसे और डिस्कस करनी है कि आप लोग मुझे बताएं, बल्कि मशवरा दें कि कुछ इस तरह के एरियाज़ होते हैं जो कि बड़े हॉन्टेड एरियाज़ होते हैं। तो आप में से कोई अगर किसी ऐसे इलाके में ऐसी जगह मौजूद है जहाँ की कोई जगह हॉन्टेड है, तो इनिशिएट लें। कोई इस तरह की वीडियो, कोई पिक्चर वगैरह अगर आप शेयर करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल पे लोगों के साथ शेयर करूँ और थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताएं कि अगर वो हॉन्टेड है तो उसके बारे में क्या मशहूर है। तो इसी तरह इंशाल्लाह हमारा चैनल ग्रो करेगा। अगर अब भी आपने इस ऑडियो को, वीडियो को लाइक नहीं किया
तो लाइक करने और सपोर्ट करते रहें अपने भाई को, अपने भाई के चैनल को। और मुझे प्राउड है, मुझे फ़ख्र है, मेरे जो लिसनर्स हैं रेगुलर वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें, यानी हमारी इस यूट्यूब फैमिली को, हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हर बला हर बीमारी से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।